हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का जनरल पार्ट पढ़ेंगे, शुरुआत का पार्ट एनसीईआरटी का इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। नया चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, इसका पहला लेक्चर है ये। देखो, कहता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द बायोस्फीयर। इस जीव जगत में, बायोस्फीयर कहते हैं जीव जगत, इस जीव जगत में तमाम तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, तमाम तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। बट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स। लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के केमिकल से मिलकर बने होते हैं। इस जीव जगत में, इस बायोस्फीयर में तमाम तरह के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन वो सब एक ही तरह के केमिकल से मिलकर बने होते हैं। केमिकल से मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो इस जीव जगत में, इस बायोस्फीयर में तमाम तरह के प्लांट्स और एनिमल हैं, उन सभी के अंदर एक ही तरह के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ऐसे समझ लो, अगर किसी एनिमल के अंदर, हमारे अंदर अगर कैल्शियम है तो पौधों के अंदर भी क्या है? कैल्शियम है। हमारे अंदर आयरन है तो पौधों के अंदर भी क्या है? आयरन है। हमारे अंदर कार्बन है तो पौधों के अंदर भी क्या है? कार्बन है। तो इस बायोस्फीयर में तमाम तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, लेकिन सभी एक ही तरह के एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर के बने हैं। इसका मतलब ये कि प्लांट और एनिमल देखने में तो एकदम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं। हमारे में कैल्शियम, प्लांट में भी कैल्शियम। हमारे में आयरन, प्लांट्स में भी आयरन। हमारे अंदर कार्बन, प्लांट्स के अंदर भी कार्बन। ठीक है बेटा। फिर कहता है ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो एलिमेंट्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, आयरन, वो जमीन की क्रस्ट, जमीन की सतह पर भी पाए जाते हैं। जो एलिमेंट्स हमारे शरीर में होते, लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, वो अर्थ के क्रस्ट में भी पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर कार्बन है तो अर्थ क्रस्ट में भी क्या है? कार्बन है। हमारे अंदर हाइड्रोजन है तो अर्थ क्रस्ट में क्या है? हाइड्रोजन है। हमारे अंदर कैल्शियम है तो अर्थ क्रस्ट में क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन एक बात ये कहता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। लेकिन लिविंग बीइंग में कार्बन और हाइड्रोजन जमीन की सतह की तुलना में अधिक पाया जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन लिविंग बीइंग्स में अधिक मात्रा में होता है अगर हम अर्थ क्रस्ट से तुलना करें। जैसे देखो सामने दे रखा है, अगर अर्थ क्रस्ट में देखो यहां पर कार्बन कितना दे रखा है? 0.03%। जमीन की सतह के नजदीक ये कार्बन है, 0.03% है। हमारे शरीर के अंदर कार्बन कितना है? 18.5% है। तो हमारे शरीर में काफी ज्यादा, ह्यूमन बॉडी में तो कार्बन की मात्रा हमारे शरीर में काफी ज्यादा है। हाइड्रोजन देख लेते हैं। जो अर्थ के क्रस्ट के पास हाइड्रोजन है वो 0.14% है, और हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोजन कितना है? हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोजन है 0.5%, यानी काफी ज्यादा है। तो जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो अर्थ के क्रस्ट पर भी होते हैं, जमीन या जमीन की सतह पर के आसपास होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में कार्बन और हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट की तुलना में अधिक होता है। हमने तुमको बताया, यहां पर एक टेबल दे रखी है। देखो बेटा, एक टेबल दे रखी है और इसमें देखो दे रखा है, एक तरफ एलिमेंट्स दे रखे हैं और देखा परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी। इधर जो है अर्थ क्रस्ट पे क्या कितना कितना है ये सारी चीजें। तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये अर्थ क्रस्ट पे कितनी मौजूद है और हमारे शरीर के अंदर कितनी मौजूद है। अभी हमने तुम्हें कार्बन बताया, कार्बन अर्थ क्रस्ट पे 0.03% है और हमारे शरीर में कितना है? 18.5%। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन हमारे शरीर में कितना है? हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट पे कितना है? 0.14%। हमारे शरीर में कितना है? 0.5। तो हमारे शरीर में कार्बन और हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट की तुलना में अधिक है। बाकी चीजें भी देख लो। सबसे ज्यादा अगर देखो हमारे शरीर के अंदर क्या मौजूद है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन है। कितना है? 65% है। कितना है? 65% है। नाइट्रोजन भी बेटा याद कर लेना, नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर कितना है? 3.3% है, जबकि अर्थ की क्रस्ट में बहुत कम होता है। हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन है। हमारे शरीर के अंदर क्या क्या जरा देखो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन के बाद है कार्बन, कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद है तुम्हारा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद तुम्हारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद है सल्फर, सल्फर के बाद सोडियम, और बाकी फिर मैग्नीशियम है, और सिलिकॉन नेग्लिजिबल है। तुम सारा मत याद करना, तुम ऑक्सीजन ध्यान रखना। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन के बाद है तुम्हारा कार्बन 18.5%, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है 3.3%, और इसके बाद कैल्शियम है 1.5%। इतना जरूर ध्यान रखना। तो तुमने देखा कि इस बायोस्फीयर में, इस जीव जगत में तमाम तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन सभी एक ही तरह के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से मिलकर बने हैं। जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हमारे अंदर मौजूद हैं, वही एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पौधों के अंदर भी मौजूद हैं। दूसरी बात, जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हमारे शरीर में मौजूद है, वो जमीन की सतह के पास भी हैं, जमीन की सतह पर उसके आसपास भी मौजूद हैं। लेकिन हमारे शरीर में दो चीजें ज्यादा हैं। क्या दो चीजें ज्यादा है बताओ? हमारे शरीर में कार्बन और हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। अब देखो, अब ये पता लगाना है कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। हमारी एक सेल है, सपोज करो, या पौधे की या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की कोई सेल है, उस सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखा है, यहां पर तुम्हारा लिखा है एनालाइजिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। एक सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, उनका विश्लेषण करना, उनको पता लगाना। एक सेल्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, उसका पता लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। एक कहलाता है वेट एनालिसिस और दूसरा कहलाता है ऐश एनालिसिस। एक वेट एनालिसिस और एक ऐश एनालिसिस। हमारी सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, इसका पता लगाने के हमारे पास कितने तरीके हैं बेटा बताओ? तुम कहोगे दो तरीके हैं, वेट एनालिसिस और ऐश एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस दो चीजों के लिए की जाती है। फॉर नोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ आयंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। हमारी सेल के अंदर कौन कौन से आयंस और बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसका पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं वेट एनालिसिस। और दूसरा, फॉर ऑब्टेनिंग एक्टिव एंजाइम। हमारी सेल के अंदर कौन कौन से एंजाइम है उसको बाहर निकालना है, या प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं उनको बाहर निकालना है, इसके लिए हमें करनी है वेट एनालिसिस। सबसे पहले इधर पढ़ लेते हैं। एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में सेल के बाहर निकालने के लिए हम करेंगे क्या? टिश्यू इज ग्राइंड इन बफर सॉल्यूशन। जो भी टिश्यू है, टिश्यू कोई प्लांट पार्ट हो सकता है, हमारे लीवर का टुकड़ा हो सकता है, उसको पीस लिया जाता है बफर में। जब हम टिश्यू को बफर में पीसते हैं बेटा, तो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। तो एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में बाहर निकालने के लिए टिश्यू को किसमें पीसोगे, किसमें ग्राइंड करोगे? तुम कहोगे बफर सॉल्यूशन में। किसमें? बफर सॉल्यूशन में। आयंस और बायोमोलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? आयंस और बायोमोलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए हम टिश्यू कोई सब्जी का टुकड़ा हो सकता है या हमारे कोई लीवर का टुकड़ा हो सकता है, उसको हम लोग ग्राइंड करते हैं, उसको पीसते हैं। टिश्यू को पीसते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ये क्वेश्चन आ चुका है, एनटी अभ्यास टेस्ट में भी था। तो वेट एनालिसिस किन दो चीजों के लिए की जाती है? आयंस और बायोमोलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए कि सेल के अंदर कौन कौन से आयंस और बायोमोलिक्यूल्स हैं, और एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में बाहर निकालने के लिए। एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में बाहर निकालने के लिए टिश्यू को हम लोग पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं बफर सॉल्यूशन में, एंजाइम एक्टिव फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। आयंस और बायोमोलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए टिश्यू को हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में पीसते हैं। पीसने से चटनी जैसा बन जाता है, स्लरी चटनी जैसा कुछ बन जाता है। इस चटनी को हम लोग छान लेते हैं चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से। इसको छान लेते हैं। कुछ हिस्सा टिश्यू का कुछ हिस्सा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घुल जाता है, उसे हम कहते हैं फिल्टरेट। और कुछ हिस्सा टिश्यू का कुछ हिस्सा जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में नहीं घुलता है, वो कहलाता है रिटेंटेड। यानी दो हमें फ्रैक्शन मिलते हैं। तो क्या करें? आयंस और बायोमोलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए टिश्यू को हम पीसते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में,
स्लरी या चटनी जैसा बन जाता है। इस चटनी को हम लोग छान लेते हैं चीज क्लॉथ से। छानने के बाद हमको दो फ्रैक्शन मिलते हैं, दो हिस्से मिलते हैं। कौन कौन से दो हिस्से मिलते हैं जरा देखते हैं। अभी हमने तुमको बताया दो फ्रैक्शन मिलते हैं, एक कहलाता है रिटेंटेट और दूसरा कहलाता है फिल्टरेट। रिटेंटेट का मतलब टिश्यू का वो हिस्सा जो एसिड में नहीं घुला, यानी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और टिश्यू का वो हिस्सा जो एसिड में घुल गया वो फिल्टरेट है। उसे हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। अब इस रिटेंटेट के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? इस रिटेंटेट यानी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर हमको प्रोटीन्स दिखती हैं, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इनके अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इनके अंदर लिपिड्स। तो ये सारे के सारे रिटेंटेट में या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमको मिलते हैं। कौन कौन से, फिर से एक बार याद करो। प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के अलावा पॉलीसैकेराइड है और लिपिड है। ये एसिड में नहीं घुलते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। अब देखो इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होता है, केवल लिपिड को छोड़ करके। लिपिड को छोड़ करके इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है। इनको हम कहते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये कहलाते हैं, मैक्रो का मतलब बड़े वाले, ये कहलाते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो देखा तुमने एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्या मिला? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड। सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है, केवल किसको छोड़ करके? लिपिड को छोड़ करके। इन सभी को हम कहते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब आता है फिल्टरेट। टिश्यू का वो हिस्सा जो एसिड में घुल गया, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? इसके अंदर दो तरह के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। एक कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ऑर्गेनिक में जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो। दुनिया की सारी कोशिकाओं के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे आर फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पौधों में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं और माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। प्राइमरी सभी सेल में पाए जाते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब्स में पाए जाते हैं। अब देखो प्राइमरी में क्या क्या है। प्राइमरी वाले कहलाते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स या बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ये छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें बोलते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल का 10,000 डाल्टन से ज्यादा था, इनका 1000 डाल्टन से कम होता है। इनमें कौन कौन से आते हैं? छोटे वाले आते हैं। इनमें अमाइनो एसिड आते हैं, इनमें मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड्स आते हैं और इनमें न्यूक्लियोटाइड आते हैं। इनमें अमाइनो एसिड आते हैं, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड आते हैं और न्यूक्लियोटाइड। इनको बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से थे? बड़े वाले में जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा था, उनमें प्रोटीन थे, न्यूक्लिक एसिड थे, पॉलीसैकेराइड थे और लिपिड। इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा था, लिपिड को छोड़ करके। लिपिड के बारे में हम आगे बताएंगे ऐसा क्यों था। माइक्रोमॉलिक्यूल, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में ये 1000 से कम इनका मॉलिक्यूलर वेट है। इनमें अमाइनो एसिड, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड और न्यूक्लियोटाइड आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर हम बात करते हैं, ये पाए जाते हैं प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब्स। सभी सेल में नहीं पाए जाते बेटा। इनके कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। इनमें पिगमेंट्स आते हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन। इनमें एल्कलॉइड्स आते हैं जैसे मॉर्फिन, कोडीन। इनमें टर्पिनॉइड्स आते हैं जैसे मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन्स। इनमें इसेंशियल ऑयल्स आते हैं जैसे लेमन ग्रास ऑयल। इनमें टॉक्सिन्स आते हैं एब्रिन और रिसिन। इनमें लैक्टिन्स आते हैं जैसे कॉनकेनावेलिन ए। इनमें ड्रग्स आते हैं विनब्लास्टीन, करक्यूमिन। इनमें पॉलीमरिक सब्सटेंस आते हैं जैसे रबर और गम्स और सेल्यूलोज। ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पिगमेंट्स आते हैं, पिगमेंट्स के अलावा एल्कलॉइड्स हैं, पिगमेंट्स के अलावा क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट एल्कलॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, इसेंशियल ऑयल्स हैं। इनके अंदर क्या क्या है? इसेंशियल ऑयल हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, लैक्टिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, पॉलीमरिक। तो इनमें पिगमेंट्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, इसेंशियल ऑयल्स हैं,
टॉक्सिन्स हैं, लेक्टिन्स हैं, लेक्टिन्स आ भी चुका है, ड्रग्स हैं और पॉलीमरिक सब्सटेंस हैं। पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। टॉक्सिन में एबरिन और रिसिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। लैक्टिन्स में कॉनकेनावेलिन ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, करक्यूमिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम्स और सेल्यूलोज ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अब देखो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में हमने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक भी होते हैं। फिल्ट्रेट में इनऑर्गेनिक भी मिलते हैं। इनऑर्गेनिक जो मिलते हैं इनमें जो अभी हम ऐश एनालिसिस हम आगे बताएंगे, ऐश एनालिसिस में भी हमको इनऑर्गेनिक वाले मिलते हैं, लेकिन यहां पर जो सल्फर मिलेगा वो सल्फेट के फॉर्म में और फास्फोरस मिलेगा फॉस्फेट। तो यहां पर इनऑर्गेनिक वाले जितने भी मिलते हैं वो सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में? सॉल्ट। सल्फर सल्फेट के फॉर्म में, फास्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में। जितने भी इनऑर्गेनिक हैं वो हमको सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, ये चार्ट पूरा फिर से देख लेते हैं। एक सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं इसका पता लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं, वेट एनालिसिस और ऐश एनालिसिस। अभी हमने वेट एनालिसिस पढ़ा है बेटा, ऐश एनालिसिस अभी हम आगे पढ़ते हैं। वेट एनालिसिस किस लिए की जाती है? आयंस और बायोमोलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए, सेल के अंदर कौन कौन से आयंस और बायोमोलिक्यूल्स हैं, और दूसरा एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में बाहर निकालने के लिए। एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में सेल के बाहर निकालने के लिए टिश्यू को हम लोग किसमें पीसते हैं? बफर में। किसमें? बफर में पीसते हैं। एंजाइम एक्टिव फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। आयंस और बायोमोलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए टिश्यू को हम पीसते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। पीसने के बाद स्लरी यानी चटनी जैसा बन जाता है, इसको हम चीज क्लॉथ से छान लेते हैं। तो दो हिस्से हमको मिलते हैं, दो फ्रैक्शन मिलते हैं। वो हिस्सा टिश्यू का जो एसिड में नहीं घुला, रिटेंटेट यानी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और जो एसिड में घुल गया वो फिल्टरेट है यानी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल में मिलते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा, लिपिड को छोड़ के। इन्हें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जो फिल्टरेट यानी एसिड में जो घुल गया है उसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है? उसके अंदर दो तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी दो तरह के मिलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट हर एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब्स में पाए जाते हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है ये छोटे साइज के होते हैं, इनको बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होता है। इनमें अमाइनो एसिड, मोनो एंड ओलिगोसेकेराइड और न्यूक्लियोटाइड आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पिगमेंट्स हैं, एल्कालॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, इसेंशियल ऑयल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, लेक्टिन्स हैं, ड्रग्स हैं और पॉलीमेरिक सब्सटेंस आते हैं। इनके एग्जाम्पल याद करना पड़ेंगे बेटा तुम्हें। जो फिल्टरेट है इसमें ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक हमको आगे ऐश एनालिसिस में भी मिलते हैं, लेकिन यहां पर जो मिलते हैं इनऑर्गेनिक वाले वो सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं। वो किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फर मिलेगा सल्फेट के फॉर्म में, फास्फोरस मिलेगा फॉस्फेट, और जितने भी इनऑर्गेनिक मिलेंगे वो सब सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा ऐश एनालिसिस। ऐश एनालिसिस में करते क्या? इसको कहते हैं ड्राई एनालिसिस। इससे पहले हमने वेट एनालिसिस पढ़ा था, ये ड्राई एनालिसिस है। इसमें क्या करते हैं? कोई पौधे का कोई पार्ट लेते हैं या लीवर का कोई टुकड़ा लेते हैं, उसको हम टिश्यू कहेंगे। टिश्यू इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। टिश्यू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। ड्राइड इन अवन फॉर 48 आवर्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अवन में, अवन आता है अवन, अवन के अंदर इसको सुखा लेते हैं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन टिश्यू के टुकड़ों को सुखा लिया जाता है अवन के अंदर। बर्न्ड टू ऑब्टेन ऐश इन मफल फर्नेस एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टिश्यू को जलाते हैं। बर्न का मतलब जलाना। पहले सुखाते हैं, ड्राई करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर इसको जला लेते हैं। टिश्यू को जलाते हैं हम फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर। कॉमन फर्नेस है मफल फर्नेस। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब टिश्यू को हम जलाते हैं तो राख बन जाएगी। क्या बन जाता है? राख, ऐश। इस राख को, इस ऐश को डिसॉल्व कर लेते हैं, या तो परक्लोरिक एसिड में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इस ऐश को डिसॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम ऐश को डिसॉल्व करते हैं एसिड के अंदर, तो उस एसिड के अंदर हमको क्या क्या मिलते हैं? मिनरल्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। केवल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलते हैं। इस ऐश में ऑर्गेनिक वाले बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि हीट कितने पे किया है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर जितने ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर
वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के रूप में उड़ जाते हैं। तो ऐश में हमको केवल इनऑर्गेनिक मिलेंगे, क्योंकि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑर्गेनिक वाले जितने हैं वो सब उड़ जाएंगे, सब्लाइम हो जाते, उड़ जाएंगे। तो ऐश के अंदर हमको मिलते हैं इनऑर्गेनिक, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मिलते हैं। लेकिन हमने उससे पहले तुमको बताया था, जब वेट एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें भी इनऑर्गेनिक वाले मिलते हैं वहां पे, लेकिन वहां पे सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन यहां पर ऐश एनालिसिस में जितने भी इनऑर्गेनिक वाले वो एज सच मिलते हैं, यानी फास्फोरस फास्फोरस के फॉर्म में, सल्फर सल्फर के फॉर्म में, ऐसे मिलेगा। यहां पे सॉल्ट के फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो ऐश एनालिसिस से क्या फायदा हुआ? दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ऐश एनालिसिस से हमको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की तो जानकारी हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक वाले तो उड़ जाएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बट नो आइडिया अबाउट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का कोई आइडिया नहीं लगता, क्योंकि ऑर्गेनिक वाले होते क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। जितने ऑर्गेनिक वाले हैं, जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के रूप में उड़ जाते हैं। देखो बेटा, ये ऐश एनालिसिस में हमको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बारे में तो जानकारी मिल जाती है, ऑर्गेनिक वाले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानकारी क्यों नहीं मिलती है? इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ऑर्गेनिक वाले 300 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के रूप में उड़ जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो ऑर्गेनिक वाले ही बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं, ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक वाले इस चैप्टर में हमें ज्यादा मतलब नहीं है। इनऑर्गेनिक वाले हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में देखेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे। इन ऐश एनालिसिस में हमको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की तो जानकारी हो गई, लेकिन ऑर्गेनिक वालों की जानकारी इसमें क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्नेस में, भट्टी में हीट करने पर ऑर्गेनिक वाले जितने बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के रूप में उड़ जाते हैं। तो यहां पर हमको ऑर्गेनिक की जानकारी नहीं होती ऐश एनालिसिस से। आगे देखते हैं बेटा। अब देखो, इस एनालिसिस से हमने एनालिसिस की, इस एनालिसिस से हमको क्या जानकारियां हुई? एनालिटिकल टेक्निक्स गिव्स अस एन आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये जो हमने एनालिसिस की है, वेट एनालिसिस और ऐश एनालिसिस, इससे हमको क्या हो गया? इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है, जो भी कंपाउंड हमको मिले हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको पता लग जाता है और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर की जानकारी हो जाती है। जैसे हमको प्रोटीन मिले थे, पॉलीसेकेराइड मिले थे, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड मिले थे, अमाइनो एसिड मिले थे, और मोनो एंड ओलिगोसेकेराइड मिले थे, और न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो भी हमको कंपाउंड मिलते हैं, तो एनालिटिकल टेक्निक जो भी हमने एनालिसिस की है, इससे हमको जो भी कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का थोड़ा आइडिया लग जाता है और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हमको पता लग जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस एनालिसिस से हमको दो चीजों की जानकारी हो जाती है, आइडिया लग जाता है हमको, आइडिया लग जाता है हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आइडिया मिल जाता है, और उसका स्ट्रक्चर हमको थोड़ा बहुत पता लग जाता है। अब बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है? बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक वाले हैं, इनऑर्गेनिक वाले नहीं, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन पाई जाती है, कार्बन कंपाउंड्स हैं, और ये कार्बन कंपाउंड जो कि लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं या लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स जो कि लिविंग टिश्यूज या सेल्स के अंदर पाए जाते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स हैं। दो तरह के हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है, वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इनमें प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड ये दे रखा है। इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा, लिपिड को छोड़ गए। लिपिड के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी जो हम आगे क्लियर करेंगे लेक्चर में। छोटे वाले बायोमोलिक्यूल्स में बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, 1000 से कम है, इनमें अमाइनो एसिड, मोनो एंड ओलिगोसेकेराइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और क्या है? न्यूक्लियोटाइड हैं। अब ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है बेटा, ये दो टीचर पढ़ाते हैं, दोनों टीचर पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री वाले में पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये चैप्टर, और बायोलॉजी की एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर दे रखा है। लेकिन दोनों अपने अपने अलग मिजाज से पढ़ाते हैं।
केमिस्ट्री वाला जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाता है तो वो बात करेगा फंक्शनल ग्रुप की, उन कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। उनमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उनमें कीटोन ग्रुप है, या कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या फिनॉल वगैरह है। तो अगर केमिस्ट्री का टीचर बायोमॉलिक्यूल पढ़ाता है तो वो फंक्शनल ग्रुप की बात करता है कि फला कंपाउंड एल्डिहाइड है, ये फला कंपाउंड कीटोन है, ये फला कंपाउंड एरोमेटिक है। लेकिन अगर बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि ये अमाइनो एसिड है, ये लिपिड्स में आएंगे, ये पॉलीसेकेराइड हैं, ये न्यूक्लियोटाइड हैं। तो फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू वी क्लासिफाई देम इनटू अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। हम इनको इसके अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स में तुमने देखा कि केमिस्ट्री वाला टीचर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की बात करेगा और बायो वाला टीचर उनको क्लासिफाई करता है कि अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, वगैरह वगैरह। तो ये तुमने देखा, ये एक छोटा सा लेक्चर है, इसमें तुमने ये जाना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एनसीईआरटी ने काफी बिखरा के दिया है, लेकिन ये बहुत ही सिस्टमैटिक हमने किया है। इसमें तुमने देखा इस जीव जगत में, शुरुआत से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। इस जीव जगत में हम शुरू से देखते हैं, इस जीव जगत में तमाम तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्लांट्स और एनिमल्स एक ही तरह के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। यहां से देखो, कहता है इस जीव जगत में तमाम तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये सभी प्लांट्स और एनिमल्स एक ही तरह के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से मिलकर बने रहते हैं। जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते हैं वो अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं, लेकिन लिविंग बीइंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट की तुलना में अधिक पाया जाता है। एक सेल के अंदर कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं इसके पता लगाने के दो तरीके हैं, वेट एनालिसिस और एश एनालिसिस। वेट एनालिसिस दो चीजों के लिए की जाती है, आइंस और बायोमॉलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए और एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए। एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए टिश्यू को हम लोग ग्राइंड करते हैं बफर सॉल्यूशन में, एंजाइम एक्टिव फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। आइंस और बायोमॉलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए टिश्यू को ग्राइंड किया जाता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, स्लरी या चटनी जैसा बन जाता है, इसको हम छानते हैं चीज क्लॉथ से, तो हमको दो हिस्से दिखाई पड़ते हैं। इसके अंदर वो हिस्सा टिश्यू का जो एसिड में नहीं घुला, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या रिटेंटेट कहलाता है, जो एसिड में घुल गया एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या फिल्टरेट कहलाता है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है, इसमें लिपिड को छोड़ करके, ये सभी के सभी कहलाते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लिपिड के बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी जो हम आगे बताएंगे। इनमें आते हैं प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड है और लिपिड है। ये इन्हें बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा लिपिड को छोड़ करके। जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है इसके अंदर दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक में दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं या दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सभी सेल के अंदर पाए जाते हैं, सेकेंडरी प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब्स में पाए जाते हैं। प्राइमरी वाले कहलाते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, सभी सेल में होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होता है। इनमें अमाइनो एसिड, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड और न्यूक्लियोटाइड आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब्स के अंदर है। इनमें पिगमेंट्स हैं, एल्कालॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, इसेंशियल ऑयल हैं, टॉक्सिन्स, लैक्टिन्स, ड्रग्स और पॉलीमेरिक सब्सटेंस आते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। जो वेट एनालिसिस इसमें इनऑर्गेनिक वाले भी मिलते हैं, लेकिन वो सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे सल्फर सल्फेट के फॉर्म में, फास्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में, वगैरह वगैरह, ये ऐसे मिलते हैं। एश एनालिसिस में हमने बताया टिश्यू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, अवन में सुखा लेते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 48 घंटे के लिए, फिर इसको जलाते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मफल फर्नेस में या फर्नेस में। जलाने के बाद टिश्यू की राख बन जाती है, इसको घोल लेते हैं परक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। घोलने के बाद इस एसिड के अंदर हमको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलते हैं, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट के फॉर्म में नहीं मिलते, ध्यान रखना, ऐसा मिलते हैं। इस एश एनालिसिस से हमको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बारे में तो जानकारी हो जाती बेटा, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर ऑर्गेनिक वाले सारे उड़ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के रूप में। अब ये जो एनालिसिस हमने की, इससे दो हमको आइडिया लगते हैं। इससे
दो चीजों के बारे में हमको जानकारी हो जाती है, एक तो वो जो कंपाउंड हमने जो सेल के अंदर मिले थे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रोबेबल स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर की जानकारी हो जाती है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जानकारी। बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है? वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन होती है, वो सारे ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बड़े वाले बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स और छोटे वाले बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। केमिस्ट्री का टीचर अगर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाएगा तो फंक्शनल ग्रुप की बात करता है, वो बोलेगा एल्डिहाइड है, वो बोलेगा कीटोन है, वो बोलेगा एरोमेटिक कंपाउंड है। बायोलॉजी वाला टीचर उसको क्लासिफाई करता है कि कोई भी कंपाउंड आप सेल के अंदर ढूंढेंगे तो बोलेगा ये अमाइनो एसिड के अंतर्गत आएगा, ये फैटी एसिड के अंतर्गत आएगा, ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस के अंतर्गत आएगा। तो बायोलॉजी वाला उसको क्लासिफाई करता है। दैट्स ऑल बेटा, ये लेक्चर था, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान रखना।